हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, इसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था। आज के इस लेक्चर में यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे। लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद लेकर आ रहा हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे और आगे अगर हेल्थ अच्छी रही, फिलहाल के लिए आज ही मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर हेल्थ अच्छी रही तो लेक्चर्स कंटिन्यू लेकर आऊंगा मैं रेगुलर बेस पे। ओके, तो ये देख लीजिए, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर करने हैं। इसमें से अभी तक हमने क्या क्या किया? इसमें से अभी तक हमने जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, ये तो कर दिया। ओके, और ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट इस पे वीडियो बनाई है, ज़्यादा डिटेल में इस पे नहीं बनाई मैंने, इसको बाद में मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा फिर से। ओके, अमेरिकन रिवॉल्यूशन किया हमने, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मैंने पहले भी कहा था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए नेपोलियन को समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो आज हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली को स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये हम बाद में करेंगे, इसको कभी भी कर सकते हैं। या तो रशियन रिवॉल्यूशन करेंगे या फिर वर्ल्ड वॉर 1 पे हम चलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे राइट साइड जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये आज का यूरोप है। तो यूरोप में अगर आप बिल्कुल नीचे साउथ में देखोगे तो ये साउथ में आपको इटली नजर आएगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पे इटली। ठीक है, तो ये तो है आज का इटली, जो बिल्कुल क्या है, यूनिफाइड है, रिपब्लिक है। अभी अपनी स्क्रीन पे दूसरी साइड जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो ये जो मैप है ये है इमीडिएट बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उस वक्त जरा यूरोप की सिचुएशन देख लीजिए। ऊपर जर्मनी आपको दिखाई देगा डिवाइडेड, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड, और इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। लगभग 300 स्टेट्स में ये डिवाइडेड था, और उसके बाद किस तरह से ये यूनिफाइड हो गया। तो इसी तरह से आप नीचे साउथ में देख लीजिए, ये इटली आपको दिखाई देगा, ये अलग अलग किंगडम्स में ये भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है, इसमें हमने क्या देखना है कि ये जो इटली अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पे पाइडमोंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको टस्कनी दिखेगा, नीचे आपको पेपल स्टेट्स दिख रहे होंगे, नीचे आपको किंगडम ऑफ नेपल्स दिख रहा होगा, किंगडम ऑफ सिसिली दिख रहा होगा। तो ये अलग अलग किंगडम्स में इटली डिवाइडेड था। तो आज जो हमने लेक्चर देखना है, इसमें हमने क्या पढ़ना है कि ये जो इटली है, यहां से लेकर यहां तक की जर्नी, आज का जो इटली है, ये जर्नी कैसे की इटली ने, वो आज के इस लेक्चर में हमने देखनी है। ठीक है, तो जैसे आपने देख लिया कि 80th सेंचुरी में किस तरह से इटली अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। तो अब हमने देखना कि इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये सारी स्टेट, ये सारे किंगडम कैसे एक हो गए, कैसे यूनिफाई हो गए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उस वक्त की। 80th सेंचुरी में जो डिवाइडेड था इटली, उस वक्त का इटली कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इटली है, और ये किस तरह से छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन नोट कीजिएगा। तो पहली जो लोकेशन है वो है सार्डिनिया या पाइडमोंट। तो इसे सार्डिनिया भी कहते हैं, पाइडमोंट भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर एक ही रूलर रूल किया करता था। तो ये यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ये है किंगडम ऑफ सार्डिनिया। ओके, और यहाँ का जो रूलर था वो बिल्कुल यहाँ पे भी नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आइलैंड है ब्लू कलर में, ये है कॉर्सिका का आइलैंड, और ये वही आइलैंड है जहाँ पे नेपोलियन का जन्म हुआ था। ओके, और ये क्या था, ये फ्रेंच टेरिटरी के अंदर आता था। ओके, तो इसके नीचे देख लीजिए, ये है दूसरा किंगडम ऑफ सार्डिनिया। तो किंगडम ऑफ सार्डिनिया या किंगडम ऑफ पाइडमोंट। ठीक है, तो ये वाला और नीचे ये वाला, ये दोनों एक ही थे, एक ही रूलर इनके ऊपर रूल किया करता था। ओके, उसके बाद जो दूसरी लोकेशन है वो है लैम्बोर्डी। तो लैम्बोर्डी कहाँ पे है, यहाँ आपको वेनिस दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सार्डिनिया, तो वेनिस और सार्डिनिया के बीच में ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये था लैम्बोर्डी का एरिया।
ओके, उसके बाद तीसरा वेनिस। तो वेनिस आपने देख लिया, वेनिस कहाँ पे है, ये जो ऑस्ट्रिया के साथ है, ये है वेनिस। और इसके ऊपर किसका कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल था उस वक्त ऑस्ट्रिया का। ओके, उसके बाद नीचे ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये था पार्मा, ये नीचे पर्पल कलर में मोडिना, और नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है टस्कनी। तो ये जो पार्मा, मोडिना और टस्कनी थे, इन तीनों के ऊपर जो रूलर रूल किया करते थे वो तीनों ऑस्ट्रिया के पपेट रूलर हुआ करते थे। ओके, तो यही टस्कनी, ये रहा ये रहा मोडिना, ये है मोडिना, और ये नीचे टस्कनी। तो यहाँ पे बीच में जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये था लुच्चा। ये उसकी कोई उतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बाकी आपको याद रखनी है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है सार्डिनिया के नीचे, ठीक है, तो ये था जेनोवा। ओके, उसके बाद नीचे देख लीजिए, टस्कनी के नीचे क्या है, ये है पेपल स्टेट। तो ये जो पूरा येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, लाइट येलो कलर में, ये वाला रीजन जिसके अंदर रोम भी आ रहा है, तो ये सारा रीजन किसका था, पेपल स्टेट। और पेपल स्टेट को कौन कंट्रोल करता था, यहाँ पे पोप कंट्रोल किया करता था। और पोप को किसका सपोर्ट था, पोप को था उस वक्त फ्रांस का सपोर्ट। ओके, उसके बाद नीचे देख लीजिए, पेपल स्टेट के नीचे है ये जो दो किंगडम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो ये आइलैंड रहा, ठीक है, ये एक आइलैंड, और उसके बाद ये जो इटली के बिल्कुल डाउन साउथ में का जो ये रीजन है, इसे कहा जाता है इन दोनों को किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ठीक है, यहाँ कभी किंगडम ऑफ नेपल एंड किंगडम ऑफ सिसिलीज इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे किसका रोल था, तो यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी, लेकिन ये बर्बन डायनेस्टी वो फ्रांस वाली नहीं थी, ये स्पेन वाली ब्रांच थी। लेकिन थे बर्बन डायनेस्टी के ही, इसलिए फ्रांस का सपोर्ट इन्हें था, क्योंकि फ्रांस में भी काफी टाइम तक बर्बन डायनेस्टी का रूल रह चुका है, तो इसलिए इनको सपोर्ट किसका था, फ्रांस का सपोर्ट इनको था। ओके, तो फ्रांस का सपोर्ट दो लोगों को था, एक तो पेपल स्टेट जो थी जिसके ऊपर पोप का कंट्रोल था, तो यहाँ पे किनको सपोर्ट थी, इनको भी फ्रांस की सपोर्ट थी। उसके अलावा यहाँ किंगडम ऑफ सिसिलीज की बात करें तो इनको भी किसका सपोर्ट था, इनको भी फ्रांस का सपोर्ट था। ओके, उसके अलावा जो वेनिस है, तो इस वेनिस के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का। उसके बाद ये जो पार्मा है, नीचे मोडिना है, और नीचे टस्कनी है, ये इन तीनों के ऊपर किसके रूलर थे, ऑस्ट्रिया के पपेट रूलर्स हुआ करते थे। ओके, तो थोड़ा बहुत जो इंडिपेंडेंट किंगडम जो था वो था सिर्फ सार्डिनिया। ओके, इसीलिए सार्डिनिया से ही यूनिफिकेशन की शुरुआत हुई थी इसकी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से काजेस बने जिनसे इटली यूनिफाई हो गया। ठीक है, तो पहले जो दो काज हैं, यानी नेपोलियनिक इन्वेजन और नेशनलिज्म, ये दोनों काज हमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी मिले थे। तो नेपोलियन ने जब इन्वेड किया था, तो उसने जिस तरह से जर्मनी को यूनिफाई किया था 300 स्टेट से उन्हें 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन में यूनिफाई किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी उसने ये जितने आपको किंगडम्स अभी डिवाइडेड दिखाई दिए, इनको यूनिफाई किया था रफली 3 या 4 किंगडम्स में। किस लिए करता था वो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करता था। उसके बाद फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो ये तो हर जगह होती है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बोनेरी, कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी थी, और भी बाकी सीक्रेट सोसाइटीज थी उस वक्त जिन्होंने यूनिफिकेशन का काम किया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ माजनी, रूल ऑफ कोंट कैवोर एंड रूल ऑफ गैरीबाल्डी। तो ये जो माजनी थे इन्हें कहा जाता है हार्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, कैवोर को कहा जाता है माइंड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, और गैरीबाल्डी को कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। तो इन तीन लोगों का काफी जबरदस्त रूल रह चुका है। इसके अलावा जो किंग विक्टर एम्यूनियल थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनका फाइनल रूल उनका रह चुका है, उनका जबरदस्त रूल रह चुका है पूरी तरह से उसको यूनिफाई करने में। ओके, तो ये कुछ काजेज थे ब्रॉडली, जो बड़े बड़े काजेज थे मोटे मोटे तौर पे, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, आगे इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेपोलियनिक इन्वेजन की बात करते हैं। तो देखिए, जब नेपोलियन ने इन्वेड किया था, तो नेपोलियन ने इन्वेड करने के बाद ये जो आपको इटली दिखाई दे रहा है अलग अलग किंगडम्स में, अभी जो हमने लोकेशंस पढ़ी थी, तो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था। ये किस टाइम का है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम का मैप आपकी स्क्रीन के ऊपर जो राइट साइड पे दिखाई देगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1789 में, तो उस वक्त का ये मैप है। तो नेपोलियन ने क्या काम किया, यहां से, ठीक है, इस मैप की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो इटाली आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग किंगडम्स में, ये तो बेसिकली मैंने मार्क किया ऑस्ट्रिया के ऊपर, लेकिन इस मैप की बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक उसने कन्वर्ट किया, मतलब यहां से लेकर यहां उसने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे जहां पे आपको ये अलग अलग स्टेट में डिवाइड दिख रहा है, तो ये देख लिए किंगडम ऑफ सर्डिनिया, यहाँ पे किंगडम ऑफ सर्डिनिया, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लैम्बोर्डी, नीचे पार्मा,
मोडिना और ये टस्कनी, ठीक है, यहाँ पे टस्कनी और नीचे पेपल स्टेट। देखिए रोम जो है ये पेपल स्टेट के अंदर आता था, लेकिन ये रोम भी इसने अपनी टेरिटरी के डायरेक्ट कंट्रोल में, अपना जो उसका अंपायर था उसके डायरेक्ट कंट्रोल में उसने ले लिया। तो इतने सारे किंगडम्स को उसने डायरेक्ट फ्रांस एम्पायर के अंदर, फ्रेंच एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर दिया। ओके, उसके अलावा जो वेनिस था, तो जो ऑस्ट्रिया के पास था, तो वेनिस भी उसने ऑस्ट्रिया से छीन लिया और यहाँ पे उसने एक अलग से एक किंगडम स्टेब्लिश किया जिसे किंगडम ऑफ इटली उसने कहा। ओके, तो इसी तरह से किंगडम ऑफ नेपल और किंगडम ऑफ सिसिली ये दोनों ऐसे ही रहे, बाकी ऊपर उसने लगभग इसको यूनिफिकेशन कर ली थी। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि नेपोलियन का काफी ज्यादा रोल रहता है इनको यूनाइट करने में। लेकिन जब नेपोलियन की डेथ हो जाती है या नेपोलियन जब हार जाता है, उसकी जो लास्ट बैटल थी बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें हार जाने के बाद उसके बाद जो कांग्रेस ऑफ वियना होती है 1815 के अंदर, उसके बाद फिर से नेपोलियन ने जो काम किया था यहां से लेकर यहां तक, इस तरह से उसने उसको यूनाइट किया था। बाद में जो कांग्रेस ऑफ वियना है वो उसको फिर से रिवर्स कर देती है। ये जो पॉलिटिकल मैप था फिर से यही शेप में उसको वापस लेकर आती है कांग्रेस ऑफ वियना। तो नेपोलियन ने जो काम किया था, जहां से उसने सफर स्टार्ट किया था, कांग्रेस ऑफ वियना उसे वहीं पे लेकर आती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन नेपोलियन ने जो ये इन्वेड किया था, इसकी वजह से लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुई थी, क्योंकि कुछ देर के लिए लोग यूनाइट हुए थे। तो इसलिए नेपोलियन का इन्वेजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो अब मैं नेशनलिज्म की बात करूंगा। तो देखिए नेशनलिज्म में क्या होता है। नेशनलिज्म में आपका अगर एक कॉमन कल्चर है, आप एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, कॉमन रिलीजन है आपका, तो ये जो रिलीजन और लैंग्वेज होते हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं नेशनलिज्म के लिए। उसके बाद कॉमन टेरिटरी। अभी अगर हम इटली की बात करें तो यहाँ पे इटली को देख लीजिए, ये अपने चारों तरफ से ज्योग्राफिक बैरियर से कवर है। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में आपको दिखाई देंगे एल्प माउंटेन की रेंजेस, ठीक है। इसके ईस्ट साइड में आपको एड्रियाटिक सी दिखाई देगा, नीचे साउथ में आयोनिक सी आपको दिखाई देगा, ओके। वेस्ट में आपको टाइरेनियन सी दिखाई देगा। तो अपने चारों तरफ से ये ज्योग्राफिक बैरियर से कवर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बाहर का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इनके ऊपर कम रहेगा। तो इसलिए इनका अंदर जो इस टेरिटरी के अंदर जो रहने वाले लोग होंगे वे कॉमन कल्चर को, कॉमन हिस्ट्री को, कॉमन रिलीजन, लैंग्वेज को शेयर कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से उनके अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और बाद में नेपोलियन ने जब इन्वेड किया था और इनको यूनिफाई किया था रफली 3 या 4 किंगडम्स में, तो इसकी वजह से इनके अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी उसे और ज्यादा हवा लग गई थी। अब ये यूनाइट होना चाहते थे, ये चाहते थे कि हम एक ही टेरिटरी के अंदर रहते हैं, एक कल्चर है हमारा, ठीक है, एक रिलीजन है हमारा, और लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत वेरिएशन थी लेकिन मैक्सिमम इटालियन स्पीकिंग थे। तो इसकी वजह से इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुई थी और ये लोग अपनी नेशनल यूनिटी चाहते थे, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जो बाकी के दो इवेंट्स हैं, जो दो काजेज हैं, जैसे मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बोनेरी का जो ग्रुप है और उसके बाद रूल ऑफ माजनी, गैरिबाल्डी एंड कोंट के वॉर, वो हम आगे आने वाले इवेंट्स में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो उस वक्त हुए हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के टाइम पे। तो कांग्रेस ऑफ वियना, ये कांग्रेस ऑफ वियना का जो इवेंट था ये जर्मन यूनिफिकेशन में भी हमने देखा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बोनेरी, ठीक है, कार्बोनेरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन होगा। राइज ऑफ माजनी, माजनी हम देखेंगे ये माजनी कौन है। उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, ऑल दो कि ये रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुए थे लेकिन इन्होंने काफी हद तक लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा की थी और एक रेबेलियन फीलिंग इनके अंदर पैदा की थी। रूल ऑफ कोंट कैवोर, रूल ऑफ गैरिबाल्डी और फाइनल यूनिफिकेशन अंडर किंग विक्टर एम्यूनल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के टाइम पे हुए हैं। तो एक एक करके इन इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करता हूं मैं कांग्रेस ऑफ वियना की। तो देखिए जब नेपोलियन बोनापार्टे अपनी फाइनल बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं तो इटली का जो पॉलिटिकल मैप था, इटली का क्या पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप था वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था। आपने देखा था जर्मनी के केस में किस तरह से 300 स्टेट्स को उसने 39 स्टेट्स में लेकर आ गया, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना ली। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन किसने बनाई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाने के पीछे नेपोलियन का ये मकसद नहीं था कि वो जर्मनी के लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहा था, उनको यूनिफाई कर रहा था, नहीं, वो इसलिए बना रहा था कि उसके जो बड़े एनिमीज है, रशिया था, पुर्शिया था, ऑस्ट्रिया था, उनके और अपने बीच में वो एक बैरियर, एक
एक बफर जोन क्रिएट कर सके। एक तो ये रीजन था बफर जोन क्रिएट करने का, और दूसरा क्या रीजन था, दूसरा रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अभी 300 स्टेट्स को कंट्रोल करना काफी ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू 39 स्टेट्स, तो इसलिए उसने उनको 39 स्टेट्स में यूनिफाई कर लिया। इसी तरह से उसने इटली के साथ भी किया, तो इटली को भी उसने रफली 3 या 4 स्टेट्स में डिवाइड किया। मकसद क्या था, एम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ओके, तो इस तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप का मैप उसने चेंज कर लिया। अब जो कांग्रेस ऑफ वियना बैठी, तो कांग्रेस ऑफ वियना बैठने का मकसद क्या था, ये क्या चाहते थे कि जो पहले नेपोलियन के पहले जो यूरोप का मैप था, फिर से उसी पॉलिटिकल मैप को हम फॉलो करें। तो कांग्रेस ऑफ वियना थी क्या, एक कॉन्फ्रेंस थी, कहां थी, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल में हुई, ठीक है, 1815 में हुई। किसने बुलाई है, तो यूरोप की जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उन्होंने इसे बुलाया। बड़ी बड़ी पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, पुर्शिया, इन्होंने ही बुलाया। तो वहां पे मेटरनिच जो चांसलर थे, कहीं पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के, तो वो एज कन्वीनर इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, अभी लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से जर्मनी के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमें शायद यूनाइट करेंगे पूरी तरह से, इसी तरह से इटली के लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद हमारी नेशनल यूनिटी को रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन इसके बरकस लोगों ने क्या किया, इसके ऑपोजिट कांग्रेस ऑफ वियना के डिप्लोमेट्स ने इटली को फिर से डिवाइड कर दिया। यानी जो नेपोलियन ने उसको 3 या 4 किंगडम्स में डिवाइड, ये यूनिफाई किया था, उन्होंने वापस फिर से उनको उसी तरह से वही पार्मा, मोडिना, टस्कनी, वहां पे वो पपेट रूलर्स बिठा दिए, और ऊपर वेनिस ऑस्ट्रिया को दे दिया। इसमें मैक्सिमम टेरिटोरियल गेन हुआ था ऑस्ट्रिया को, ठीक है, तो जो वेनिस था वो दे दिया ऑस्ट्रिया को। उसके बाद जो पार्मा, मोडिना और टस्कनी थे, वहां पे वही ऑस्ट्रिया के पपेट रूलर्स बिठा दिए, ठीक है। पॉप को फिर से पेपल स्टेट में बिठा दिया। नीचे वही जो स्पेन के रूलर, स्पेन की जो बर्बन डायनेस्टी रूल करी थी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, फिर से वही चला जो पहले चल रहा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पुराने ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनकी ऑटोक्रेसी फिर से स्टेब्लिश हो गई। तो इसकी वजह से जो इटली के लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। वो कुछ और सोच रहे थे लेकिन हुआ कुछ और। तो इसकी वजह से इटली के अंदर एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगी कि हमें यूनाइट होना होगा। और वहां पे ये जो फॉरेन रूलर्स बिठाए हुए थे, जिस तरह से नीचे स्पेन के रूलर बैठे हुए थे, ऊपर वेनिस जो है वहां पे ऑस्ट्रिया के रूलर बैठे हुए थे, और ऑस्ट्रिया ने ही वहां पे पार्मा, मोडिनो और टस्कनी में अपने पपेट रूलर्स बिठाए हुए थे। तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुई कि ये जो बाहर के यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करे, इन्हें यहाँ से भगाना होगा। तो ये काम हुआ किसकी वजह से, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद। ओके, उसके बाद बात करता हूं मैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बोनेरी। तो देखिए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज थी, उनमें से जो कार्बोनेरी थी ये काफी ज्यादा, उसका काफी ज्यादा रोल रहता है। तो कार्बोनेरी का मतलब क्या होता है, इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है चारकोल बर्नर्स। तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो 1800 से 31 तक काफी ज्यादा एक्टिव रही। इनके दो मेन पर्पज थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी चाहिए हमें, और दूसरा जो फॉरेन रूलर्स है यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से वेनिस ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, और ऑस्ट्रिया ने ही वहां पार्मा, मोडिना और टस्कनी के अंदर अपने पपेट रूलर्स बिठाए हुए थे, उनको यहां से निकाल देना। और नीचे स्पेन में जो वो बर्बन डायनेस्टी आई हुई है, उसने अपना कब्जा करके रखा हो, उनको भी यहां से बाहर निकाल देना। तो इसी की वजह से कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का गठन हुआ था। अब देखिए 1820 में स्पेन के अंदर वहां के जो मतलब रूलर थे फर्डिनेंड 7, उनके खिलाफ एक जबरदस्त रिवॉल्ट होता है। तो जब ये न्यूज इटली में उठी, इटली में पहुंची ये न्यूज, तो इटली में भी लोगों के अंदर, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से यूरोप में कहीं भी कुछ ना कुछ इवेंट होता था उससे इंस्पायर होते थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहां से आइडियाज निकल के आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनसे इंस्पायर हुए। तो इसी तरह से 1820 में स्पेन के अंदर किंग फर्डिनेंड 7 के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। तो वहां से इटालियन जो है वो काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और यहाँ पे नेपल्स के अंदर, यहाँ पे मतलब 1820 में जो हुआ रिवॉल्ट वो इटली में भी हुआ उससे इंस्पायर होकर। तो सबसे पहले नेपल्स में हुआ, किंगडम ऑफ नेपल्स में, और उसके बाद किंगडम ऑफ पाइडमोंट में भी रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो जब दोनों जगह रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, तो जो किंगडम ऑफ नेपाल के यहाँ के जो रूलर थे नेपाल के, और इसी तरह से पाइडमोंट के जो रूलर थे, उन्होंने एग्री किया, लोगों की बात मानी कि ठीक है हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी देंगे और एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आएंगे। लेकिन जो मेटरनिच थे, ठीक है, तो मेटरनिच कौन, वही चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने देखा कि जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आइडियाज आए थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो इस लिबर्टी बोर्ड से ही चिढ़ते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, तो उन्होंने इन दोनों जगह पे इन रिवॉल्ट्स को क्रश किया। इस तरह से ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1820 का स्पेन में, स्पेन के बाद इटली इससे इंस्पायर हुआ था, यहाँ इटली के अंदर ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है। लेकिन ये रिवॉल्ट उठाया किसने था, ये कार्बोनेरी जो ये सीक्रेट
सोसाइटी है, इसने ही ये रिवॉल्ट छेड़ा था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं माजनी की। ठीक है, तो देखिए जो जोसेफ माजनी है, इन्हें कहा जाता है सोल ऑफ इटली या हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, 1805 में इनका जन्म हुआ, 72 के अंदर इनकी डेथ हुई, 1872 के अंदर। तो जो माजनी थे, इन्हें कहा जाता है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इटली, जिन्होंने अपना सब कुछ यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए सेक्रीफाइस किया, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सोल ऑफ इटली। और उसके बाद इन्होंने अपनी राइटिंग से लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, रिवोल्यूशन की फीलिंग्स पैदा की, नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा की, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग पैदा की, तो इसलिए इन्हें हर्ट का टाइटल भी दिया जाता, हर्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। जेनोवा में 1805 में इनका जन्म हुआ था। तो जेनोवा वही लोकेशन है जो मैंने अभी मैप पे दिखाई थी, सार्डिनिया के बिल्कुल नीचे। ओके, तो इनके जो फादर थे वो एक बहुत फेमस फिजिशियन थे और एक स्टॉन्च सपोर्टर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स के। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन प्रिंसिपल क्या थे? वही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो माजनी की खुद की बात करें तो इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिलेटेड खुद काफी ज्यादा लिटरेचर पढ़ा हुआ था, और इनकी पूरी फैमिली के अंदर ये जो आइडियाज थे, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, रिवॉल्यूशन, इसकी फीलिंग्स, इसके आइडियाज काफी जोरों शोर से इनको हाईलाइट किया जाता था। तो इसलिए माजनी एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी की शक्ल में सामने आते हैं। इनका जो बेसिक एम था, माजनी की मैं बात करूं, इनका बेसिक एम क्या था कि इटली को हमने फ्री करना है। किससे? फॉरेन डोमिनेंस से। ठीक है, जो बाहर के यहाँ पे आकर हमारे ऊपर जिन्होंने कंट्रोल किया है, स्पेशली ऑस्ट्रिया और स्पेन, उनको यहां से हमने बाहर निकाल देना है। आपको माजनी के बारे में मालूम हो कि माजनी जो है ये सपोर्ट करते थे रिपब्लिक को, ठीक है, रिपब्लिकनिज्म को। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो इलेक्टेड हो, जो राजा भी बने वो इलेक्टेड हो। ठीक है, तो रिपब्लिक आइडियाज को सपोर्ट करते थे। इसलिए इनके अंदर जो फीलिंग थी, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इनके अंदर फीलिंग थी, वो किस किस्म की फीलिंग थी? फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ रिवॉल्यूशन की फीलिंग इनके अंदर थी। तो ये इटली के लिए कुछ करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने वो जो कार्बोनेरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी थी, कार्बोनेरी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया। ओके, इसके अलावा इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन भी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। तो यंग इटली नाम की इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये कहा जाता है कि एक टाइम पे लगभग 60,000 के करीब इसके अंदर मेंबर्स काम किया करते थे, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ये। वहां पे जब यंग इटली थी, यंग इटली के साथ साथ बाकी भी वहां पे अलग अलग ग्रुप्स थे। जैसे एक वहां पे पार्टी थी लिबरल पार्टी ऑफ पाइडमोंट। इस पार्टी का मकसद क्या था? ये जो लिबरल पार्टी ऑफ पाइडमोंट थी, ये भी चाहती थी कि यहाँ पे जो फॉरेन डोमिनेशन है उसको हम खत्म करें और इटली यूनाइट हो। लेकिन ये चाहते थे कि इटली जो है वो यूनाइट हो अंडर द किंगडम ऑफ पाइडमोंट, यानी जो पाइडमोंट का राजा है वो पूरे इटली का राजा होगा, यानी ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे। जबकि अगर हम माजनी की बात करें तो माजनी क्या था? ये इसके आइडियाज क्या थे? इसके आइडियाज रिपब्लिक थे। उसके बाद एक और पार्टी थी, न्योगिल्फ पार्टी। अब ये न्योगिल्फ पार्टी क्या काम करती थी? न्योगिल्फ पार्टी का भी यही मकसद था कि फॉरेन डोमिनेशन को खत्म करे, इटली को यूनाइट करे। लेकिन ये चाहते थे कि इटली जो है वो यूनाइट हो अंडर पॉप के अंदर। वो जो पेपल स्टेट में रोम में बैठा हुआ था पॉप, ये चाहते थे कि उसके कंट्रोल के अंदर पूरा का पूरा इटली आ जाए और वो पूरे के पूरे इटली के ऊपर कंट्रोल करे, क्योंकि अभी उसके पास सिर्फ पेपल स्टेट्स थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि पूरा का पूरा इटली उसके अंदर आ जाए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जितनी भी एसोसिएशन थी, बेसिक मकसद सबका क्या था? इटली को यूनाइट करना। लेकिन माजनी का इटली को यूनाइट तो करना था, लेकिन कैसे? एक इलेक्टेड हेड हो, ठीक है, जो राजा हो वो इलेक्टेड हो, जो पार्लियामेंट हो वो इलेक्टेड हो। तो माजनी के आइडियाज बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त थे। गैरीबाल्डी जो है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गैरीबाल्डी जिन्हें कहा जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, वो इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। तो 1834 में सेवॉय नाम की एक जगह है जहां पे माजनी ने ओपन रेबेलियन स्टार्ट कर दिया था। तो गैरीबाल्डी ने वहां पे हिस्सा लिया था, बाद में उनको अरेस्ट किया गया था, उनको
डेथ पेनल्टी दी गई थी, लेकिन वो साउथ अफ्रीका भाग गए थे और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और काफी जबरदस्त काम उन्होंने किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये था थोड़ा सा माजनी के बारे में कि माजनी ने क्या काम किया। तो यंग इटली नाम की जो इनने सोसाइटी बनाई है और जो इनके आइडियाज थे ये लिखा करते थे, अपनी राइटिंग से लोगों को इंस्पायर करते थे। इनके जो आइडियाज थे वो बहुत जबरदस्त थे, जो ऑब्जेक्ट्स थे यंग इटली के वो भी बहुत जबरदस्त थे। जैसे इसके ये क्या चाहते थे कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो इटली है उसको यूनिफाई करना चाहिए एज वन नेशन, और यहाँ पे एक रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिपब्लिक इटली का वो इटली के लोग खुद उसे फ्रेम करेंगे। उसके अलावा कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, इटली की जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगी वो इटली के लोग खुद उसे इटली के लोग खुद लड़ेंगे। और इसका इनका एक स्लोगन था कि इटालियन इटली फॉर इटालियंस, ये कहा करते थे कि इटली फॉर इटालियंस, कि इटली जो है वो सिर्फ इटालियंस का है, यहां पे बाहर का किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। तो माजनी के आइडियाज बहुत जबरदस्त थे। अब देखिए इसके बाद कौन सा इवेंट होता है, 1848 के रिवॉल्यूशंस हुए, पूरे यूरोप के अंदर हुए। तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जहां जहां भी आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे ये रिवॉल्ट्स हुए हैं, ठीक है। जिस तरह ये फ्रांस में 2 जगह पे रेड है, इसी तरह से बाकी आप देख सकते हो, ऊपर जर्मनी में कई जगह पे है, नीचे इटली में कई जगहों पे ये रेड मार्क किया हुआ है। तो जहां जहां पे आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है वहां वहां पे ये छोटे छोटे रिवॉल्यूशन हुए थे। अब ये रिवॉल्यूशन 1848 के जो हुए, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही जो स्टेट्स थी नेपल, टस्कनी, पाइडमोंट और रोम, उन्होंने पहले ही अपने लोगों को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था। 1846 के अंदर पॉप पायस 9 वो बन जाते हैं रोम के राजा, और इनके जो आइडियाज थे वो लिबरल थे, इनके पॉलिटिकल आइडियाज लिबरल थे, इसलिए इन्होंने अपने लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देने की बात की, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स वो लेकर आए। उन्होंने ऑस्ट्रिया को यह कहा कि ऑस्ट्रिया हैड नो राइट टू हैव हर आर्मी इन द पेपल स्टेट। अब देखिए पेपल स्टेट के अंदर भी ऑस्ट्रिया की आर्मी हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑस्ट्रिया की आर्मी यहाँ पेपल स्टेट में हुआ करती थी, ऑस्ट्रिया को कोई राइट नहीं कि वो यहाँ पे हमारी टेरिटरी के अंदर अपनी आर्मी को रखे। तो जो रूलर थे बाकी स्टेट्स के, नेपल, टस्कनी और पाइडमोंट, उन्होंने भी पॉप की इस पॉलिसी को फॉलो किया कि हाँ भाई ऑस्ट्रिया को कोई राइट नहीं है वो यहाँ पे हमारी स्टेट्स के अंदर अपनी आर्मी को रखे। तो जब रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ 1848 के अंदर, पूरे यूरोप में ही हुए ये, इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ इटालियन कंडीशन के ऊपर। तो जो पेट्रोइट थे इटली के, अब देखिए जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था 1848, इसी टाइम पे जो मैटरनिच थे, ठीक है, जिन्होंने हमेशा लिबरलिज्म को एक एवल समझा, वो इस टाइम पे कर देते हैं रिजाइन, क्योंकि उनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो रिजाइन कर देते हैं और इंग्लैंड भाग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो इटली के रिवॉल्यूशनरीज थे उनको एक मौका मिल जाता है। तो सबसे पहले लैम्बोर्डी, ठीक है, और वेनिस, वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं, और जो वेनिस के लोग थे उन्होंने एक रिपब्लिक गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश कर दी। तो इसी तरह जो रूलर थे नेपल, टस्कनी, पाइडमोंट और पेपल स्टेट के, उन्होंने तो पहले ही रिबलर कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था। तो अभी देख लीजिए लैम्बोर्डी और वेनिस, ठीक है, यहां पे देख लीजिए ऑलमोस्ट यहां पे लैम्बोर्डी है, ठीक है, और यहां पे वेनिस है, इन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ रिवॉल्ट उठा दिया। उसके अलावा जो बाकी रूलर्स थे, ठीक है, पाइडमोंट, नीचे पेपल स्टेट्स, नेपल और ये बाकी जितने भी रूलर्स थे, इन्होंने पहले ही अपने लोगों को लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था। तो बिल्कुल ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 का, बिल्कुल इंचेस अवे रह गया था इटली यूनिफाई होने के। तो जो इस तरह से हम देखते हैं कि बिल्कुल क्या कहेंगे हम, बिल्कुल इंचेस अवे, जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्कुल इंचेस अवे रह गया था इटली यूनाइट होने के लिए। तो अब जो लोग थे इटली के, उन्होंने अपने रूलर से कहा कि आपको ऑस्ट्रिया के खिलाफ फाइट करनी चाहिए, और फाइट कैसी करनी चाहिए, बिल्कुल एक बनकर। अभी आप अपनी डिविजन्स को मत देखिए, अलग अलग किंगडम को मत देखिए, अभी आप एक नेशन को देखिए और बिल्कुल इटालियन बनके आप इनके खिलाफ फाइट स्टार्ट कीजिए। एट लास्ट होता क्या है, जो इटालियन स्टेट थी उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी अंडर द लीडरशिप ऑफ चार्ल्स एल्बर्ट, किंगडम जो किंग थे पाइडमोंट सर्डिनिया के, ठीक है। तो जो पाइडमोंट सर्डिनिया के किंग थे चार्ल्स एल्बर्ट, उसके अंदर इन्होंने उसकी लीडरशिप के अंदर ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग में उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है,
बाकी सभी इटली के स्टेट्स के, और ऐसा लग रहा था कि इटली अभी बस यूनाइट होने वाला था। लेकिन ये क्या थी, ये एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, जो किस किस बेस पे हुई थी, नेशनल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के बेस पे हुई थी, ठीक है, कि इटली एक नेशन है और एक नेशन ने फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी थी। ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हारता जा रहा था बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, लेकिन नेशनल यूनिटी के लिए अभी टाइम नहीं आया था, कि अभी इटली यूनाइट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 1848 में यूनाइट हो गया। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जो पॉप थे, सबसे पहले पॉप ने अपनी आर्मी को बैटलफील्ड से वापस बुलाया, और उसके बाद जो नेपल, टस्कनी और बाकी स्टेट्स के रूलर थे, उन्होंने भी अपनी आर्मीज को वापस बुलाना स्टार्ट किया। इस तरह से जो चार्ल्स एल्बर्ट थे, उन्होंने देखा कि वो पूरी की पूरी बैटलफील्ड में अकेले रह गए, तो इस तरह से वो काफी देर तक फाइट नहीं कर पाए, और नोवेरा नाम की एक जगह 23 मार्च 1849 में वहां पे उनको डिफीट कर दिया जाता है, और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं बाकी इटालियन रूलर की इस हरकत से। तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, वो अपना थ्रोन छोड़ देते हैं, और उनका जो बेटा होता है विक्टर एम्यूनल द सेकंड, वो बन जाते हैं नए राजा। तो इस तरह से विक्टर एम्यूनल द सेकंड का हम आगे देखेंगे। विक्टर एम्यूनल द सेकंड जब रूलर बन जाते हैं, काफी जबरदस्त काम करते हैं, और फाइनली उनके ही अंदर पूरा का पूरा इटली यूनिफाई हो जाता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 पूरे यूरोप के अंदर हुए थे, ये रिवॉल्यूशंस भी फेल हो गए, इनको भी क्रश कर दिया गया। और उसके अलावा जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात हो रही थी यहाँ पे कि शायद अभी इटली यूनाइट होगा, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ कोंट कैवोर की। इनका जो असली नाम है, इनका असली नाम है कैमिलो बेंसो। तो कैमिलो बेंसो या कोंट कैवोर जिन्हें कहते हैं, इनका जन्म हुआ था 1810 में पाइडमोंट की एक नोबल फैमिली के अंदर। तो एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, और आर्मी में एज इंजीनियर इन्होंने वहां पे काम किया, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा देर तक आर्मी में नहीं रहे, क्योंकि इनके जो आइडियाज थे, ये क्या चाहते थे, ये इटली को यूनाइट करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। 1831 में ये रिजाइन कर देते हैं, और आगे के जो 15 साल थे, इन्होंने अपने गांव में जहाँ के रहने वाले थे, वहां पे चले गए, और वहां पे काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अपने उसी पीरियड के दौरान इन्होंने इटली की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया। इनने फ्रांस विजिट किया, इंग्लैंड विजिट किया, और ये इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो 1842 के अंदर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था एसोसिएशन एग्रेरिया। तो ये नाम की इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये काफी ज्यादा फेमस हो गई थी पूरे इटली के अंदर। उसके बाद 1847 के अंदर इन्होंने कुछ पेपर्स पब्लिश किए जिसे इल रिसोर्जिमेंटो कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये जो इन्होंने पेपर पब्लिश किए थे, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट चल रही थी ऑलरेडी इटली के अंदर, एक यूनिफिकेशन की जो मूवमेंट चल रही थी, उसे और ज्यादा हवा लग गई। तो कहीं ना कहीं 1848 में जो वो रिवॉल्यूशन उठे थे, उसके पीछे इल रिसोर्जिमेंटो के जो पेपर कोर्ट कैवोर ने पब्लिश किए थे, उनका कहीं ना कहीं हाथ था। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या थे इनके इन रिफॉर्म्स के, इनके इन जो ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, जो आइडियाज थे इनके, कि लिबर्टी ऑफ इटली, इटली की लिबर्टी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, लोगों के बीच में और जो रूलर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अच्छा, लोगों और रूलर के बीच में तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके बाद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रूलर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इटली। अलग अलग स्टेट जो इटली के हैं उनके रूलर्स के साथ भी आपस में, रूलर्स की भी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद मैं इल रिसोर्जिमेंटो ने जो रिफॉर्म्स की बात की थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लिबर्टी ऑफ इटली, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, उसके बाद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रूलर एंड द बिटवीन द रूलर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इटली। यानी अलग अलग इटली की जो स्टेट के रूलर्स है उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और उनकी अपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त बात की थी। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये इल रिसोर्जिमेंटो के कुछ मेन पॉइंट्स थे। अच्छा, उसके बाद अब 1848 में जब वो रिवॉल्यूशन उसको पूरी तरह से क्रश किया जाता है, तो किंग विक्टर एम्यूल द सेकंड वो बन जाते हैं पाइडमोंट के नए राजा। तो 1848 के अंदर 1848 के अंदर जब पाइडमोंट में नई पार्लियामेंट बैठती है, तो वहां पे कोंट कैवोर को बुलाया जाता है। तो कोंट कैवोर को वेलकम किया जाता है वहां पे, और उन्हें कैबिनेट में एक पोस्ट दी जाती है मिनिस्टर की, 1850 के अंदर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। और बाद में उन्हें 1852 के अंदर बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाइडमोंट सार्डिनिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कोंट कैवोर की पॉलिसीज की। तो जो कोंट कैवोर की पॉलिसीज थी
वो क्या थी, देखिए माजनी से अलग थे, एक बात याद रखना, माजनी से अलग थे। जो माजनी थे वो क्या चाहते थे कि एक रिपब्लिक स्टेट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। जबकि कैवोर जो है ये भी चाहते थे कि इटली जो है वो क्या होना चाहिए, इटली यूनिफाई होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन अंडर सार्डिनिया मोनार्की। लेकिन जो इसके ऊपर राजा होगा वो सार्डिनिया का होगा, यानी सार्डिनिया का राजा पूरा की पूरे इटली को कंट्रोल करेगा। तो ये रिपब्लिक रिपब्लिक स्टेट की बात नहीं करते, मोनार्की की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे थे, ये किस चीज के ऊपर इंफोर्स कर रहे थे ज्यादा, कि सोशल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इश्यूज जो हैं अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इनके ऊपर ये फोकस कर रहे थे कि सोशल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल इश्यूज हैं, तो इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये चाहते थे कि जो पाइडमोंट है, जो नेशनल मूवमेंट अभी होगी इटली की, जो नेशनल मूवमेंट हम आगे फर्दर और स्टार्ट करेंगे, उसे स्टार्ट करने वाला पाइडमोंट होगा, और पाइडमोंट के अंदर ही बाकी सारी स्टेट्स भी हमारा साथ देंगी और हमारे अंदर वो रहेंगी। और इस तरह से जो पाइडमोंट होगी, पाइडमोंट एक मॉडल स्टेट बन के रहेगी इटली की, एक मॉडल स्टेट की। पाइडमोंट ने ये काम करना स्टार्ट किया, हम भी ये काम करना स्टार्ट करेंगे, हम भी उनका साथ देंगे, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जो जबरदस्त इन्होंने काम किया, कि जो प्रॉब्लम थी इटली की, जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने इसको पूरा इंटरनेशनलाइज किया। प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज करने का मतलब क्या है, देखिए जो कैवोर थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे काफी टाइम से कि जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए, जितने भी रिवॉल्ट होते, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी चाहते थे कि इटली इंडिपेंडेंट हो, इटली पूरी तरह से यूनाइट हो। तो ऑस्ट्रिया से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, और ये ऑस्ट्रिया को कहते थे ओप्रेसर ऑफ इटली। और ये जानते थे कि जो ऑस्ट्रिया है, सबसे बड़ा ओपोनेंट अगर हमारी लिबर्टी का है और हमारी यूनिटी का है, वो ऑस्ट्रिया है। और जो हमारे पेट्रॉइट्स हैं, वो अपना ये गोल बगैर ऑस्ट्रिया को यहां से बाहर निकाले अचीव नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम वो ये भी जानते थे कि जो इटली की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री पावर जो है, वो बहुत ज्यादा वीक है, ऑस्ट्रिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इनके जो व्यूज थे माजनी से काफी अलग थे। माजनी क्या चाहते थे कि सिर्फ इटालियन जो होंगे वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो स्लोगन दिया था, इटली फॉर इटालियंस, यानी इटली की जो यूनिफिकेशन होगी वो सिर्फ इटालियंस ही करेंगे, उसमें बाहर के हम किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड कैवोर की अगर हम बात करें, तो कैवोर ने फॉरेन हेल्प ली, वो हम आगे देखेंगे उन्होंने कैसे फॉरेन हेल्प ली। इन्होंने इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें ऑस्ट्रिया को यहां से बाहर निकालना है, हमारी जो अपनी मिलिट्री है, इनकी पॉलिसीज में वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री भी थी। ये चाहते थे कि मिलिट्री को हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया को ऐसे इतनी आसानी से बाहर हम नहीं निकाल सकते, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज करना होगा, ठीक है। हमें ब्रिटेन वगैरह इन बाकियों को भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना होगा। तो इस तरह से ये भी हमारा साथ देंगे, और इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज करके बाकी कंट्रीज की हेल्प लेके हम ऑस्ट्रिया को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक, आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं, काफी ज्यादा डिप्लोमेट थे ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैवोर का क्या रोल रहा इटली को यूनाइट करने में। हमने देखा माजनी का रोल, उन्होंने यंग इटली बनाई, बहुत बड़ी एसोसिएशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 60,000 के करीब उसके अंदर लोग थे। तो अलग अलग जगहों पे उन्होंने भी रिवॉल्ट्स उठाए थे, छोटे मोटे रिवॉल्ट्स उठाए थे, और वो अपनी राइटिंग से लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर किया करते थे। अभी मैं बात करता हूं कैवोर के कंट्रीब्यूशंस की। कैवोर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैवोर का क्या रोल रहा इटली को यूनाइट करने में। तो क्रीमियम वॉर 1854-56 जो रही, इसमें हमें देखने को मिलते कैवोर के डिप्लोमेटिक स्किल, बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्किल, आगे हम देखेंगे। उसके बाद अलायंस विद नेपोलियन द थर्ड, तो नेपोलियन तृतीय जो है, नेपोलियन द थर्ड 1858 के अंदर जो इनके साथ इन डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाए, वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद वॉर विद ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ ये हम देखेंगे। और उसके बाद एक्वायरमेंट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल स्टेट, तो ये हम देखेंगे, ये कंट्रीब्यूशन रहे कैवोर के, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं क्रीमियम वार जो है वो कैवोर ने स्टार्ट की, नहीं। क्रीमियम वार जो इवेंट हुआ उसके अंदर उसने क्या रोल प्ले किया वो हमने देखना है, ठीक है। नेपोलियन के साथ अलायंस किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखेंगे। वॉर जो ऑस्ट्रिया के साथ हुई, कैसे हुई, और वहां पे कैवोर का क्या रोल रहा, वो देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल स्टेट्स को एक्वायर किया, कैसे किया, क्या रोल रहा, वो हमने देखना है क्या वॉर के अंदर, ओके। तो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रीमियम वॉर की।
अब ये जो वॉर हुई थी 1853 से 56 तक, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो एक तरफ से इसमें था रशिया और दूसरी तरफ से था इसमें ऑटोमन्स और उनके एलाइज जो थे। अब देखिए एलाइज कौन थे? तो देखिए जो ऑटोमन की मैं बात करूं तो ब्रिटेन, फ्रांस, ये इनको सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? देखिए फाइट किसके बीच में थी? फाइट थी रशिया, ठीक है, और ऑटोमन तुर्क्स के बीच में, ठीक है। ऑटोमन को सपोर्ट कर रहा था उस वक्त एक तो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था और दूसरा फ्रांस सपोर्ट कर रहा था अपने इंटरेस्ट की वजह से, ओके। लेकिन जब ये वॉर स्टार्ट होती है तो पाइडमोंट ने क्या काम किया? कोंट कैवोर जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि 1852 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो 53 में ये वॉर स्टार्ट हुई। तो कैवोर ने क्या काम किया? कैवोर ने यहां पे अपने जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्किल्स दिखाए। कैवोर ने अपनी आर्मी भेजी किसके सपोर्ट के लिए? टर्की की सपोर्ट के लिए। अभी देखिए कैवोर पाइडमोंट का कोई लेना देना नहीं इस वार के साथ, ना उसका रशिया के साथ कोई लेना देना, ना ऑटोमन के साथ उसका कुछ लेना देना, लेकिन फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़ी बड़ी महाशक्तियों जो उस वक्त की बहुत बड़ी पावर्स थी, उनका सपोर्ट लेने के लिए, उनकी सिंपैथी लेने के लिए कैवोर ने ये डिप्लोमेसी यहां पे खेली और कैवोर ने अपनी आर्मी वहां पे भेज दी उनकी हेल्प करने के लिए। तो काफी ज्यादा रिस्की था, लेकिन कैवोर ने ये मौका ले लिया, क्योंकि कैवोर जो थे वो काफी ज्यादा फार साइटेड थे। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इंग्लैंड और फ्रांस के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशन बने और वो उनसे सिंपैथी गेन करे, और ये जो प्रॉब्लम है इस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम है ये उनके सामने रखे। क्योंकि उनका एम क्या था? जब हमने उनकी पॉलिसी पढ़ी थी तो वो क्या करना चाहते थे? इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे। तो ये जो क्रीमियम वार थी, ये उन्होंने एक मौका देखा कि हाँ, यहां पर अगर हम थोड़ी सी डिप्लोमेसी खेलें तो यहां पर हम अपनी आर्मी भेजेंगे, तो यहां पर हम जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं, इनके सामने हम अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो क्रीमियम वॉर में अब इटली का फ्यूचर डिसाइड होना था। तो अब फॉर्चुनेटली क्या होता है? ऑटोमन इस बैटल में जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद एक ट्रीटी होती है पेरिस के अंदर 1856 के अंदर, ठीक है। तो 1856 के अंदर जो ट्रीटी होती है पेरिस में, वहां पे कैवोर को इन्वाइट कर दिया जाता है। तो देखिए कैवोर को इनवाइट किया जाता है, तो वहां पे उन्हें एक मौका मिलता है कि वो जो इटली की प्रॉब्लम है उस वक्त की जो ग्रेट पावर थी यूरोप की, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके सामने वो रख सके। और यही उन्होंने किया कि वहां पे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखा और उन्होंने कहा कि इटली ये जो ऑस्ट्रिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है, हमारी एक नेशनल यूनिटी है, हम एक हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रिया जो है इस तरह से हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा एनिमी है हमारा, बहुत बड़ा ऑपरेसर है हमारे लिए। तो उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम्स उनके सामने रखी। तो अगर देखा जाए जो क्रीमियम वॉर हुई उनसे या ट्रीटी ऑफ पेरिस से डायरेक्ट एडवांटेज कोई नहीं हुआ, लेकिन जो पाइडमोंट की प्रेस्टीज थी और पाइडमोंट की जो पॉलिटिकल पावर थी उसको एक बूस्ट मिला वहां पे। तो जो कंट्रीज थी जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, उन्होंने इनकी जो इंडिपेंडेंस ऑफ इटली थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटली, इसको वहां पे रिकॉग्नाइज किया और इस तरह से ये प्रॉब्लम इंटरनेशनलाइज हो गई। तो इस तरह से जब कैवोर ने अपनी आर्मी भेजी ब्रिटेन फ्रांस की हेल्प के लिए, टर्की की हेल्प के लिए, तो यहां पे उनकी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो देखिए क्या जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्किल्स यहां पे दिखाए हैं कैवोर ने अपने। अच्छा, उसके बाद देखिए अलायंस विद नेपोलियन द थर्ड। तो क्रीमियन वार खत्म होने के बाद अब कैवोर क्या कर रहा है? कैवोर आगे की सोच रहा है। तो इसने क्या काम किया? कैवोर ने जो फ्रांस के साथ इसकी फ्रेंडशिप हुई, इंग्लैंड के साथ फ्रेंडशिप हुई, तो कैवोर ने नेपोलियन द थर्ड जो उस वक्त फ्रांस के एम्परर थे, उनने ये देखा कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो कैवोर ने उन्हें एक अलायंस ऑफर किया। तो एक अलायंस होता है, प्लेम्बोरीज नाम की एक जगह है वहां पे होता है, ठीक है। तो 21 जून 1858 में होता है, इसे ट्रीटी ऑफ प्लेम्बोरीज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट फ्रांस आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके फ्रांस आपकी हेल्प करेगा और इसके अलावा जो लैम्बॉर्डी है और जो वेनिस है, वेनिस किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। लैम्बॉर्डी भी अलग से था, पाइडमोंट के कंट्रोल में नहीं था। तो लैम्बॉर्डी और वेनिस जो है ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा पाइडमोंट को। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो पपेट स्टेट्स, पार्मा, मोडिना और टस्कनी, ठीक है। तो ये पार्मा, मोडिना और टस्कनी ये भी इनकॉर्पोरेट की जाएगी किसके साथ? पाइडमोंट के साथ, ओके। उसके अलावा एक कॉन्फेडरेशन बनाई जाएगी इटली की अंडर पॉप्स प्रेसिडेंशिप। लेकिन जो सेवॉय है,
फ्रांस को इसके बदले में क्या मिलेगा? इस सब के बदले में सेवॉय और नाइस का जो एरिया है, ये क्या कहते हैं, सर्डेनिया और जो फ्रांस की जो आपस में टेरिटरीज थी, उनका जो बॉर्डर था, दोनों के बॉर्डर पे ये दो एरियाज लगते थे, सेवॉय और नाइस, ये दोनों दे दिए जाएंगे फ्रांस को। अभी देखिए कितना बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया है कि बिल्कुल आप आइडिया लगा लीजिए, आज का हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा करता है कि कोई ट्रीटी साइन करता है और वहां पे वो अपने दो एरियाज किसी को दे देता है, तो ये कितनी बड़ी मतलब ह्यूमिलेटिंग की बात है, और ऐसा तो कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन उस वक्त की जरूरत थी, कैवोर ने ये स्टेप कैवोर ने ये स्टेप ले लिया कि जो ट्रीटी ऑफ पैलम्बोरिस हुई जुलाई 1858 के अंदर, तो उसमें उसने ये सारी फ्रांस की हेल्प लेने के लिए लैम्बोर्गी, वेनिस, पार्मा, मोडिना, टस्कनी, इनको अपने साथ इंक्लूड करने के लिए सेवॉय और नाइसी का एरिया ये किसे दे दिया? ये फ्रांस को दे दिया। ओके, अब इसके बाद होती है वॉर विद ऑस्ट्रिया। तो 1859 तक जब ऑस्ट्रिया ने देखा कि भाई पाइडमोंट जो है ये तो जबरदस्त गेम खेल रहा है मेरे खिलाफ, उसे सब कुछ पता चल गया, तो वो वॉर डिक्लेयर कर देता, ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर कर देता है पाइडमोंट के ऊपर। तो जब ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर कर देता पाइडमोंट के ऊपर, तो जो ट्रीटी ऑफ पैलम्बरीज हुई थी फ्रांस और पाइडमोंट के बीच में, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली फ्रांस पहुंच जाता है पाइडमोंट की हेल्प करने। तो अब ऑस्ट्रिया को इनकी जो ज्वाइंट फोर्स थी, इनकी कंबाइंड फोर्स थी फ्रांस और पाइडमोंट की, उसके साथ बैटल करनी पड़ी। तो दो बैटल्स हुई, बैटल ऑफ मैगेंटा और बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। इन दोनों ही बैटल में ऑस्ट्रिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया जाता है। तो इस तरह से जो ऑस्ट्रिया के पास वेनिस था, वो वेनिस ऑस्ट्रिया से ले लिया जाता है, और इसी तरह से लैम्बोर्डी जो है उसको भी लिबरेट कर दिया जाता है। तो लिबरेट, अभी ये जो लैम्बोर्डी था, यहां देख लीजिए मैप में, देख लीजिए ये पाइडमोंट है, ठीक है, तो ये इसके साथ में लैम्बोर्डी और ये वेनिस, इसके ऊपर किसका कंट्रोल था? इसके ऊपर कंट्रोल था ऑस्ट्रिया का। तो बैटल ऑफ मैगेंटा और बैटल ऑफ सोल्फेरिनो, इन दोनों में ही ये हार जाता है, और ये लैम्बोर्डी का एरिया भी मिल जाता है किसको? पाइडमोंट को, और वेनिस का एरिया भी मिल जाता है किसको? पाइडमोंट को। तो इस तरह से अभी पाइडमोंट एक बड़ा हो जाएगा आराम आराम से, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है, अचानक से जो नेपोलियन द थर्ड है वो अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है? देखिए, वो उनकी इंडिपेंडेंस तो चाहता था कि इटली जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वहां से इटली बाहर निकल जाए, लेकिन वो इनको यूनाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर ये यूनाइट हो जाते तो काफी बड़ी पावर बन के सामने आ जाते। तो उसने देखा कि अगर इटली यूनाइट हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएगा, तो फ्रांस के लिए बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत डेंजरस बात है। तो इसलिए वो क्या काम करता है, 1859 के अंदर, जुलाई 1859 के अंदर, वो जो ऑस्ट्रिया के एम्परर थे उनके साथ एक मीटिंग करता है विला फ्रेंसा नाम की एक जगह पे, ठीक है। तो वहां पे वो एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा उसे कहते हैं। किसके बीच में हुई है? नेपोलियन द थर्ड और ऑस्ट्रिया का जो किंग था उनके बीच में हुई, जुलाई 1859 में। अब इसमें क्या कहा गया, ये जो ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा हुई 1859 में, इसमें कहा गया कि देखिए जो लैम्बोर्डी है, लैम्बोर्डी आप लेने दीजिए पाइडमोंट को, ठीक है, ये जो लैम्बोर्डी है यहाँ पे, इसको पाइडमोंट को ही रखने दीजिए, लेकिन जो वेनिस है, वेनिस आप रख लीजिए। अब देखिए पहले उसने क्या प्रॉमिस किया था, पहले ये कहा था, जो पहली ट्रीटी हुई थी पाइडमोंट के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि लैम्बोर्डी और वेनिस दोनों आप रखेंगे, लेकिन अब उसने ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा साइन की ऑस्ट्रिया के साथ, उसमें कहा कि लैम्बोर्डी पाइडमोंट को रहने दीजिए और वेनिस आप रख लीजिए। इसके बाद जो मोडिना, टस्कनी और पार्मा में जिन रूलर्स को हटा दिया गया था पाइडमोंट ने, अभी उन रूलर्स को वापस रिस्टोर कर दिया गया अपनी अपनी जगहों पे, ठीक है। तो जो रूलर थे मोडिना, टस्कनी और पार्मा के, उनको रिस्टोर कर दिया गया। तो अब जो स्टेट थी इटली की, तो वो क्या करेगी, वो एक कॉन्फेडरेशन बनाएगी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पोप, ये पहली ट्रीटी में भी कहा गया था। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ विला फ्रेंसा जो है वो ट्रीटी ऑफ पलम्बोरिस के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पलम्बोरिस में क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि भाई वेनिस और लैम्बोर्डी दोनों ही कौन रखेंगे, दोनों ही पाइडमोंट के अंदर रखेंगे। अब जो लोग थे इटली के, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे नेपोलियन थर्ड की जो गद्दारी थी। अब इमैनुअल द सेकंड जो थे वो इस ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा, इमैनुअल द सेकंड कौन थे उस वक्त? पाइडमोंट के किंग थे, ओके, और प्राइम मिनिस्टर कौन था? कैवोर। तो ये लोग इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और इन्होंने कहा कि हम जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी जो बैटल है, अपनी जो वॉर है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और तो इसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि हम अपनी वॉर को कंटिन्यू रखेंगे, तो कैवोर ने क्या काम किया, उन्होंने ये कहा कि हम वॉर को कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो
उन्हें ये लगा कि अगर हम वॉर को कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। कैवोर ने ऐसा सोचा। तो इस तरह से जो किंग और कैवोर है, किंग और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। तो कैवोर जो है वो रिजाइन कर देते अपनी पोस्ट से, लेकिन बाद में वो फिर से एक शॉर्ट पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से नेपोलियन की इस गद्दारी की वजह से वेनिस उनके हाथ से निकल जाता है, लेकिन लैम्बोर्डी जो है, लैम्बोर्डी इन्हीं के पास रह जाता है। किसके पास? लैम्बोर्डी पाइडमोंट के पास ही रह जाता है। ओके, अब देखिए, अब है नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स की बात करते हैं। ये नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स कौन सी थी? तो ये देख लीजिए, ये जो नॉर्थ में सेंटर में आती है, ये जो पार्मा है, मोडिना है और ये टस्कनी है, इन्हें कहा जाता है नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इटली। तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे वही ऑस्ट्रिया के बिठाए हुए पपेट रूलर्स थे। तो जब ये फ्रैंको सार्डियन वार चल रही थी तो उस वक्त जो रूलर्स थे पार्मा, मोडिना और टस्कनी के, इनके खिलाफ वहां के लोगों ने रिवॉल्ट उठाया, तो ये रूलर्स वहां से भाग गए। अब जो लोग थे यहाँ के इन स्टेट्स के, ये चाहते थे कि हम पाइडमोंट के साथ जुड़ जाए, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ विला फ्रांसा हुई, तो जिसमें फ्रांस ने, नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के किंग के साथ ट्रीटी की और ये वेनिस भी उसे दे दिया, और बाद में फिर ये जो रूलर्स यहाँ से लोगों ने भगाए थे, इनको फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। अब वहाँ के जो लोग थे वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, तो ये इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी वो कंटिन्यू रखी। फॉर्चुनेटली होता क्या है, जो लॉर्ड पाल मेरस्टोन थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने इटालियन मूवमेंट को, इनकी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो जो लोग थे इन स्टेट्स के, उन्होंने पाइडमोंट को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम पाइडमोंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो कैवोर थे वो नेपोलियन द थर्ड की ऑपोजिशन को वो चैलेंज नहीं करना चाहते थे। तो कैवोर ने जैसे पहले ही प्रॉमिस किया कि हम आपको सेवॉय और नाइस दे देंगे अगर हमें आप इस एनेक्सेशन को रिकॉग्नाइज, हमारी इस एनेक्सेशन को रिकॉग्नाइज करोगे। तो नेपोलियन के कंसेंट के बाद जो इन तीनों स्टेट्स के लोग थे, एक वहां पे प्लेबिसाइड कर दिया जाता है, तो ये तीनों स्टेट के लोग ये ज्वाइन करते हैं पाइडमेंट को। तो इस तरह से विक्टर एम्यूनियल द सेकंड जो है वो इन न्यूली क्रिएटेड कॉन्फेडरेशन के, ये जो नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स थे, इनके सॉवरन रूलर बन जाते हैं। और 2 अप्रैल 1860 में फर्स्ट और हिस्टोरिक कन्वेंशन होती है पार्लियामेंट की, यूनाइटेड इटली की, और वो कहाँ पे हुई थी? तोरी में हुई थी। और इसके बाद में जो सेवॉय और नाइस है वो दे दिया जाता फ्रांस को। तो अभी ये सेवॉय और नाइस जो थे, ये बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे लाई करते थे? देखिए, ये किंगडम ऑफ सार्डिनिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे सेवॉय और नाइस लगभग यहाँ पे साथ में फ्रांस के साथ वो लाई करते थे। तो ये एरियाज उनको दे दिए जाते हैं। अभी इसमें जो सेवॉय थी वो तो एंसेस्ट्रल स्टेट थी विक्टर एम्यूनियल की, और जो नाइसी थी वो थी गैरीबाल्डी की बर्थ प्लेस। तो ये दोनों दे दिए जाते हैं किसको? ये दे दिए जाते हैं फ्रांस को। ठीक है, तो इसमें ऑस्ट्रिया ने थोड़ा सा अपोजिशन किया था, लेकिन जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, उन्होंने पहले ही फ्रांस के साथ तो उसने डिप्लोमेटिक अलायंस साइन किए थे कि सेवॉय और नाइस हम आपको दे देंगे। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने जो वहाँ के राजा थे उस वक्त, राजा नहीं सॉरी, जो वहाँ के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पाल मेरस्टोन, उन्होंने इनकी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो इस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया को हेल्प करने से मना किया। प्लेबिसाइड होता है तो जहाँ पे लोगों ने पाइडमोंट को ज्वाइन किया, और इस तरह से जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया था इसके अंदर ये भी आ गया, पार्मा भी आ गया, मोडिना भी आ गया और टस्कनी भी आ गया। तो इस तरह से इटली की जो यूनिफिकेशन है वो फिर से थोड़ा सा एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करती है। अब बात करते हैं जोसेफ गैरीबाल्डी की। तो 1807 में इनका जन्म हुआ, 1882 में इनकी डेथ हुई है। इनको कहा जाता है सवॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, और इनकी जो आर्मी थी, इनके जो फॉलोवर्स थे, उनको रेड शर्ट्स कहा जाता था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये इनकी इमेज है गैरीबाल्डी की। तो ये एक रेड शर्ट पहना करते थे ये सभी। तो ये भी काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी थे। तो इन्होंने 1833 के अंदर यंग इटली, वो जो जोसेफ माजनी ने बनाई थी, उसको ज्वाइन किया था। और सेवॉय में जो वो 1834 के अंदर उन्होंने ओपन रेबेलियन स्टार्ट कर दिया था, वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया था। और वहां पे इनको पकड़ा गया था और डेथ पेनल्टी इनको दी गई थी, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका भाग गए थे। अप्रोक्सीमेटली
14 साल के लिए, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने ही इटालियन लीजन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जो इटालियन की यूनिफिकेशन के लिए काम करती, और यहीं पे इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर और अलग अलग वार टैक्टिक्स इन्होंने सीखे थे। बाद में 1848 में जब पूरे यूरोप के अंदर वो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, इटाली के अंदर भी स्टार्ट हुए थे, तो माजनी की हेल्प करने के लिए वापस आ गए थे 1848 के अंदर, लेकिन रिवोल्यूशन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको क्रश कर दिया गया। तो इसलिए 1848 उसके बाद ये फिर से वापस चले गए, और 1854 में फिर से वापस आ जाते हैं। तो इस बार जो कैवोर थे और जो सिसिली के रेबल्स थे, उन्होंने इनकी हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कीजिए। असल में बात क्या थी, देखिए, जो ऊपर सार्डिनिया था, सार्डिनिया के पास अभी क्या क्या आ गया था, पार्मा भी आ गया था, मोडिना भी आ गया था, टस्कनी भी आ गया था। अभी बीच में रह गया था पेपल स्टेट्स, ठीक है ना। इसके ऊपर था कंट्रोल किसका, पोप का। और पेपल स्टेट के नीचे कौन थे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। एक तो ये था और दूसरा ये, ठीक है। इन दोनों के ऊपर किंगडम ऑफ सिसिली, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज थे, यहाँ पे किनका रूल था, बर्बन डायनेस्टी का रूल था। और कौन सी, स्पेन की ब्रांच। और मैंने पहले कहा था इनको सपोर्ट किसका था, इनको सपोर्ट था फ्रांस का। और फ्रांस जो था वो किसका फ्रेंड था, वो कैवोर का फ्रेंड बन चुका था, इसीलिए कैवोर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके। तो कैवोर ने क्या काम किया, कैवोर ने हेल्प ली। देखिए कैवोर बहुत ज्यादा डिप्लोमेट था, उसने हेल्प ली किसकी, गैरीबाल्डी की। उसने गैरीबाल्डी की हेल्प ली। उसने ये सोचा कि अगर मैं गैरीबाल्डी की हेल्प लूंगा तो अगर फ्रांस कुछ कहता भी है तो मैं उसे कहूंगा ये तो मैं नहीं हूं, हमारी ये आर्मी नहीं है, ये तो अलग से कोई रिवोल्यूशनरी आ गया है, हमें तो मालूम नहीं इसका ये कौन है। तो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक स्किल उन्होंने खेले थे। तो इसलिए उन्होंने कैवोर को बुलाया और कैवोर को कहा कि आपने ये किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये दो जगह पे नेपल्स लिखा है, किंगडम ऑफ नेपल एंड किंगडम ऑफ सिसिली है अलग में, असल में, ठीक है। तो कैवोर ने गैरीबाल्डी से कहा कि हम आपको मिलिट्री हेल्प देंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे, आपको जिस तरह की हेल्प की जरूरत होगी आप जाइए, ठीक है। आप जाइए और जाकर आप किस पे अटैक कीजिए, आप इन दो, ये जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, इनके ऊपर अटैक कीजिए और इन्हें जीत के हमें दे दीजिए। तो इस तरह से 1860 में क्या होता है, 1860 में गैरीबाल्डी अटैक कर देता है इनके ऊपर, ठीक है। तो यहां से वो निकलते हैं, ठीक है। तो यहां से निकलते और वो अटैक कर देते किसके ऊपर, इनके ऊपर। पहले किंगडम ऑफ, ये जो आइलैंड था नेपल्स वाला, इसके ऊपर अटैक कर देते, इसको जीत जाते हैं। बाद में फिर ऊपर जो साउथ में था, डाउन साउथ का जो रीजन था किंगडम ऑफ नेपल्स का, उसके ऊपर अटैक कर देते, इसे भी जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये आगे बढ़ रहे थे, ये जो पेपल स्टेट है यहाँ पे, इसके ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन कैवोर ने रिफ्यूज किया, ठीक है। कैवोर ने कहा कि नहीं, आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो बाद में फिर गैरीबाल्डी उनकी बात मानते हैं, और गैरीबाल्डी जितना भी उन्होंने ये रीजन जीता हुआ था, जितने भी एरियाज उन्होंने जीते हुए थे, ये वो हवाले कर देते किसके, कैवोर के हवाले कर देते। इस तरह से यहाँ पे जो स्पेन की वो बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, उसका रूल वो खत्म कर देते, उसे वापस स्पेन भागना पड़ता है। और यहाँ पे भी किसका रूल आ जाता है, यहाँ पे रूल आ जाता है कैवोर का। तो 1860 में इन्होंने अटैक किया था। तो बाद में मार्च 1861 के अंदर इटली को यूनिफाई कर देते। तो अभी क्या रह गया था, तो वो वेनिस रह गया था। तो वेनिस किसके पास था, वेनिस अभी भी कंट्रोल में था, किसके कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। और जो रोम था, रोम किसके कंट्रोल में था, पेपल स्टेट के कंट्रोल में था। और देख लीजिए यहाँ पे पेपल स्टेट पे उन्होंने अटैक किया था, पूरे रोम के ऊपर अटैक नहीं किया था, लेकिन पेपल स्टेट का काफी ज्यादा हिस्सा जो है, काफी एरिया इन्होंने अपने अंदर ले लिया था। तो अभी थोड़ा बहुत रोम और रोम के आसपास का जो रीजन था, रोम लगभग यहाँ पे है, यहाँ जैसे, तो रोम और रोम के आसपास का थोड़ा बहुत एरिया रहा था। तो इस तरह से इटली को ये यूनिफाई करने में गैरीबाल्डी का काफी ज्यादा रोल रहता है। तो एक नई पार्लियामेंट का गठन होता है दोबारा से, तो जहां पे तुरिन को कैपिटल ऑफ इटली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अभी जो है पूरा इटली यूनिफाई हो चुका है, सब कुछ आ चुका है। बस बीच में जो ये रोम के आसपास का जो एरिया है, ये पोप के पास रहा, बस। बाकी इसके अलावा जितना भी इटली था वो यूनिफाई हो गया था। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये है वो पाइडमोंट का एरिया, ठीक है। तो ये पाइडमोंट और ये सार्डिनिया, इन दोनों के ऊपर पहले से ही एक ही रूलर रूल किया करता था, ठीक है। तो अभी इसके साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा ये सेवॉय है, और ये नीचे नाइस का एरिया है, जो कैवोर ने किसको दे दिया था, फ्रांस को दे दिया था, ओके। तो सबसे पहले लैम्बोर्डी इनके पास आ गया, ठीक है। लैम्बोर्डी और वेनिस भी इनके पास आ गया था, लेकिन वेनिस बाद में नेपोलियन ने किसको दे दिया था, वो ऑस्ट्रिया को ही दे दिया था। तो वेनिस इनके पास नहीं था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पार्मा है, मोडिना है और टस्कनी है, ये तीनों इनके पास चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद
गैरिबाल्डी की मदद से ये जो नीचे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हैं, ठीक है, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये सारा का सारा इनके पास आ जाता है और पेपल स्टेट का भी काफी ज्यादा एरिया इनके पास आ जाता है। बस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना सा एरिया ये रह गया था किसके पास, ये रह गया था पोप के पास। तो अभी पूरा का पूरा इटली यूनाइट हो गया है, किसके अलावा, एक तो वेनिस रह गया है और दूसरा ये रह गया है रोम का थोड़ा सा एरिया। अभी फाइनल यूनिफिकेशन की बात है, ठीक है, तो ये है वो किंग विक्टर एम्यूअल द सेकंड। अभी इनके अंदर होगी वेनिस की एक्विजिशन, वेनिस इनके अंदर आ जाएगा 1866 के अंदर, ठीक है, 1866 के अंदर। और उसके बाद जो रोम है, रोम भी 1870 के अंदर इनके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी वेनिस के लिए इन्होंने क्या किया, पुर्शिया के साथ, पुर्शिया के साथ इन्होंने एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन की। देखिए ये कौन सा पीरियड था, ये वही पीरियड था ऊपर जर्मनी की भी यूनिफिकेशन चल रही थी। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन और इटली की जो यूनिफिकेशन ये पैरेलली चली है। 1815 के बाद जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई तो जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ और इटली की यूनिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। तो अभी कैवोर तो रिजाइन कर चुके थे, लेकिन जो किंग विक्टर एम्यूल थे इन्होंने खुद उनसे काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक स्किल ये सीख चुके थे। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो पुर्शिया के ऑटोवन बिस्मार्क थे उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी साइन की, डिफेंसिव ट्रीटी साइन की थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी आपकी ऑस्ट्रिया के साथ वार होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है उस वक्त कॉमन एनिमी था इटली का भी और पुर्शिया का भी। तो इसीलिए इन्होंने एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन की कि अगर आप उनके साथ बैटल करते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारी होती तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तो जब हमने ये एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पड़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि पुर्शिया की जो वार हुई थी वो किसके साथ हुई थी, ऑस्ट्रिया के साथ वार हुई थी। पहले पुर्शिया ने क्या काम किया, अपने आसपास की जितनी छोटी छोटी स्टेट्स थी, ठीक है, हैनवर्क, लक्समबर्ग वगैरह, जो छोटी छोटी सैनॉय वगैरह अलग अलग जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, उन सबको यूनाइट किया, अपने अंदर लेकर आया। बाद में उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर वार डिक्लेयर कर दी, ऑस्ट्रिया को उसमें हरा दिया उसने, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया था तो इसने ये कहा था, ट्रीटी में ये कहा गया था कि अगर ऑस्ट्रिया को आप हरा दोगे तो उस वक्त वेनिस हमें चाहिए। तो जब ऑस्ट्रिया को पुर्शिया ने हरा दिया तो वेनिस जो है 1866 के अंदर वेनिस दे दिया गया, किसको, इटली को, यानी पाइडमोंट को दे दिया गया, ठीक है। तो ये हुई थी बैटल ऑफ सोडोवा 1866 के अंदर पुर्शिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो इसमें पुर्शिया जीत जाता है और ऑस्ट्रिया हार जाता है। तो इस तरह से वेनिस जो है वो मिल जाता है किसको, पाइडमोंट को, इटली को, ओके। उसके बाद ऑटोवन बिस्मार्क का दूसरा प्लान क्या था कि ऑस्ट्रिया तो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं, हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हालांकि हमने उसको हरा दिया, लेकिन अपने साथ इंक्लूड करने के लिए, उसे अपनी सॉवरेनिटी के अंदर लाने के लिए हमें उसको किसी एक्सटर्नल एग्रेसर का डर दिखाना होगा। तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन किसने चूज किया, ऑटोवन बिस्मार्क ने किसको चूज किया, तो वो उसने फ्रांस को चूज किया था, ठीक है, कि मैं फ्रांस का डर इनको दिखाऊंगा। तो फ्रांस का डर जब दिखाया था तो उसने फ्रांस के साथ एक जबरदस्त गेम खेली थी। वो जो टेलीग्राम उन्होंने एडिट किया था फ्रांस के दूत का, कि फ्रांस का जो दूत यहाँ पे पुर्शिया के अंदर होता है, पुर्शिया के राजा ने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट की। तो इसकी वजह से फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर की थी पुर्शिया के खिलाफ, ठीक है, तो जिसमें फ्रांस हार गया था बैटल ऑफ सीडन के अंदर 1870 के अंदर। तो इस तरह से जब 1870 में फ्रांस भी हार गया, फ्रांस की पावर भी खत्म हो गई, तो जो डर था किसको, किंग विक्टर को, जो डर था रोम लेने का कि मैं रोम तो लेता, लेकिन पॉप को किसका सपोर्ट था, मैंने पहले ही कहा था पॉप को सपोर्ट था किसका, फ्रांस का। तो इसलिए अभी तक वो कुछ कर नहीं पा रहा था रोम के साथ। तो जब फ्रांस भी हार गया तो इस तरह से उसने रोम के ऊपर भी अपनी आर्मी भेज दी और रोम के ऊपर भी अपना कंट्रोल ले लिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो इटली है वो यूनाइट हो जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा किस तरह से इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये है किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ठीक है, तो इसी का राजा, और यहाँ पे नीचे जो किंगडम ऑफ दूसरा है इसको भी सार्डिनिया, किंगडम ऑफ पाइडमोंट, इन दोनों को कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ही राजा रूल किया करता था, ठीक है। तो इनके पास सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले तो रेम्बॉर्डी का एरिया इनके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे यहाँ पे स्टेट्स थी, पार्मा, मोडिना, टस्कनी, वो इनके पास चली गई, ठीक है। फिर गैरिबाल्डी की मदद से जो नीचे डाउन साउथ में जो रीजन था, ठीक है, किंगडम ऑफ सिसिली और किंगडम ऑफ नेपल्स, ये दोनों इनके पास चले गए, ओके। उसके बाद रहा सवाल वेनिस का। तो वेनिस के लिए इन्होंने क्या किया, पुर्शिया के साथ ट्रीटी साइन की। तो उसमें जब पुर्शिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो वेनिस इन्होंने अपने पास ले लिया। और उसके बाद रोम के ऊपर जब पुर्शिया ने, पुर्शिया और फ्रांस की वार स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वहां पे रोम के अंदर जो पॉप की प्रोटेक्शन के लिए फ्रांस की आर्मी थी, तो फ्रांस ने उस आर्मी को वापस बुला दिया और इस तरह से यहाँ पे
किंग विक्टर एम्यूनल ने अपनी आर्मी भेज दी और यहाँ पे पॉप को भी सिलेंडर करना पड़ा और इस तरह से रोम भी इनके कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आराम आराम से पूरा जर्मनी जो है यूनाइट हो गया और इस तरह से पूरा जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा लेक्चर था। देखिए ये जो लेक्चर था ज़्यादा डिटेल में मैंने बस पढ़ाया नहीं है, बस इसकी जितनी भी फैक्चुअल बातें थी, जो जो मोटे मोटे तौर पे जो मोटे मोटे फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी इवेंट के ऊपर मुझे डिटेल लेक्चर बनाना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भी जो खुद से लगेगा कि मुझे कोई किसी के ऊपर डिटेल लेक्चर बनाना चाहिए तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं उसके ऊपर लेकर आऊँगा। लेकिन पहले जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाया, जो जो चीज़ें हमने कवर करनी है उन चीज़ों को हम कवर करेंगे, उन सभी लिस्ट को हम कवर करेंगे। उसके अलावा जो जो चीज़ें हमें बनानी, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना के ऊपर एक अलग से लेक्चर चाहिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर अलग से एक लेक्चर चाहिए, ये जो बीच बीच में जो वॉर्स हुई है, फ्रैंको पुर्शियन वार, ठीक है, ऑस्ट्रिया फ्रैंको वार, ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग से लेक्चर्स की जरूरत होती है। तो इनके ऊपर मैं अलग अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एंड करता हूँ इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।